एक मेजर चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ग्रामर है। हम लोग पिछले वक़्त में जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे, अपने प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट की, कहानियों की और कई बार आपको मैंने आंसर देते हुए ये भी कहा है कि डेवलप योर ओन स्टाइल, आप अपने तरीके से लिखिए, आप अपनी लाइन्स में लिखिए और सभी चीज़ जो कि एक राइटिंग स्किल के लिए ज़रूरी है। तो दरअसल वी एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी से। जो भी हम कह रहे हैं अमूमन सारे विद्यार्थी इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ही हमें लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसके बावजूद जब हम ऐसा सोचते हैं, इसके बावजूद जब इन प्रैक्टिस की बारी आती है तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। इसकी वजह भी है। एक तो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है? मैं इसलिए बैकग्राउंड के बारे में बात करूँगी क्योंकि नेचुरली है जहाँ पर टीचर ऐसा सोच के ही चलते हैं, जहाँ पर टीचर ऐसा सोच के ही चलते हैं। जब भी वो जब भी वो जब भी वो कुछ लिखने के लिए तैयार होंगे, चलेंगे, तो वो लिख लेंगे। बीइंग योर टीचर, आपके टीचर होने के नाते और दूसरी बात कि कुछ मेरा अनुभव भी इस तरह का रहा कि जब मैंने बच्चों को बहुत समझाने के बाद भी यदि कोई ऐसा टास्क असाइन किया जिसमें उनको कुछ लिखना था, जिसमें बच्चों को कुछ लिखना था, तो आई वाज शॉक्ड कि देयर वर सिली मिस्टेक्स, कि उनके जो मिस्टेक्स थे वो बहुत ही मामूली से थे, ऐसा वो हटा सकते थे। लेकिन होता ये नहीं है, ये अक्सर क्या होता है कि हम समझ तो लेते हैं कि हमें लिखना ये है, लेकिन हकीकत क्या है कि जब हम लिखने जाते हैं तो कहीं न कहीं शब्दों में हेर-फेर होता है या कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी ज़रूर हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात आप क्लास 12 में हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैडम एट दिस स्टेज व्हेन वी आर ऑलरेडी comprehending such things and we you think of us that we are able to convert any of the sentence in our own style, even then I have that kind of confidence, but sometimes I realize that it is not a general statement. ये कोई general statement नहीं है। मैं आपको और आप सभी से उम्मीद करने के बावजूद ऐसा नहीं कह सकती कि आप 100% सही कर लीजिएगा, क्योंकि आई नो समटाइम्स देयर इज नथिंग बट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज ऑल्सो। उसका जो ज्ञान है वो भी कुछ इसी तरह का होता है कि आप उसमें कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लिखने में खास तौर पे जिन पार्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और जिन पार्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत पड़ती है, वो आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ही नहीं, मैं इसमें आपके 2 पार्ट स्पेशली पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने जब आपसे कहा है कि आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और आप अपनी राइटिंग में यूज़ कीजिए, तो नेचुरली ये मेरी उम्मीद ही नहीं, लेकिन मेरी ये मुझे ये समझना भी चाहिए कि बच्चे जो लिखने के लिए तैयार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये चीज़ जो है वो कहीं न कहीं वो बैक ऑफ कर जाएँ ड्यू टू दिस। ऐसा तो नहीं कि वो किसी की कॉपी करने लगे। मैं आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ ऑन स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन पे आंसर प्रोवाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। समटाइम्स मैं उसका जवाब भी देती हूँ ओरली और उसके बाद मैं कहती हूँ कि आप अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरी उम्मीद जो अपनी जगह है वो बनी रहे, ऐसा आप भी करें, ऊपर वाला भी करे कि मेरी उम्मीद जो है वो बनी रहे। लेकिन इस क्रम में आने वाले जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लेकर हम आश्वस्त हो जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो भी सेक्शन है, जिससे
इन सब बातों का ताल्लुक है, इन सब बातों का मतलब है, वो आपका ग्रामर सेक्शन है। क्लास 12 में उम्मीद की जाती है कि ये चीज़ अब आपको करना ही नहीं है, अब आपको ये नहीं पढ़ना है, अब आप इसके लिए कैपेबल हैं। ये सारा चीज़ आपके ऊपर समझिए कि डाल दिया गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इवन देन यू कैन नॉट से कि यदि मैं 100 बच्चों को ऐसा कहूँ, तो 100 में से 100 का जो जवाब होगा, वो मेरी उम्मीद के मुताबिक होगा या एज़ पर रिक्वायरमेंट होगा। मेरी जवाबदेही बनती है। यहाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू अवेयर ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड्स विच यू सेलेक्ट फॉर योर आंसर और विच यू सेलेक्ट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जहाँ पर आप अपने ओपिनियन को सेलेक्ट करें, आप अपने लाइन्स को सेलेक्ट करें, वहाँ पर एक बैकग्राउंड में आपका एक सॉलिड ग्रामर का एक क्लियर कंसेप्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में मैं ग्रामर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सिंस इट हैज़ बीन टू लॉन्ग दैट कि हमने उस तरह की कोई चैप्टर्स को पढ़ा था। मैंने आपको लेटर भी कराया, मैंने आपको नोटिस और जितनी ड्राफ्टिंग वाली चीज़ें हैं वो भी मैंने कराई, लेकिन इसके बावजूद यदि मैं उम्मीद करूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो एकदम बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे कि वो सारा कुछ सही-सही ही हो जाएगा, तो इट्स माय फॉल्ट, इट मे बी माय फॉल्ट, ये हो सकता है मेरी गलती भी हो, है ना? क्योंकि इट इज़ माय ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू द स्टूडेंट। यदि आप स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप इतनी चीज़ें बता पाते हैं, इतनी चीज़ें दे देते हैं, तब मेरा उम्मीद करना लाज़मी है, तब मुझे उम्मीद करना भी चाहिए। और यदि ये फुलफ़िल नहीं है, तब मैं अपने और भी तरीकों पे ज़रूर गौर करूँगी कि वहाँ पर कहाँ कुछ रह गया, बाकी के स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं हो पाया और स्टूडेंट्स को इस तरह से लिखने में दिक्कत भी हुई। इस सेक्शन में जहाँ पर कि हम लोग इसको बिगिन कर रहे हैं, ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे लंबा मैं ज़रूर चाहूँगी कि हो। लंबा इसलिए क्योंकि आपको बिल्कुल ही राइटिंग स्किल के लिए ये ज़रूरी है। आपके जो दूसरे टेक्स्ट हैं वो भी होंगे, लेकिन जहाँ तक इनकी बात है, मेरी उम्मीद के हिसाब से आपसे लिखवाने के लिए या आपको उतना इनेबल बनाने के लिए, आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बने, इसके लिए आप एक बहुत अच्छे एनालिस्ट बने, उसके लिए आप बहुत अच्छे एसेइस्ट बने, उसके लिए आपका आंसर टू द पॉइंट और परफेक्ट हो, इसके लिए जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको कंटेंट दिया, लेकिन अब मैं आपको बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको चलना चाहिए, वो सारा मैं इस प्लेटफॉर्म से दूंगी। इस क्रम में जो चीज़ है जिसको कि हम लोग ध्यान देंगे और उसके लिए बहुत अच्छे से पहले मैं आपको जितनी भी चीज़ें दूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, उसको मैं कहूँगी कि लिख लीजिए। मैंने कहा भी है कि लिख लीजिए, लिखना आपको हमेशा सही जगह पर ही ले जाता है, लिखना बेहद ज़रूरी है बच्चों। तो मैं आज आपके क्लास में प्रीपोजिशन की शुरुआत कर रही हूँ और प्रीपोजिशन में सबसे पहले जान लेना ज़रूर चाहिए कि हम लोग ऐसी क्यों शुरुआत कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूज़न है। बच्चे जो नाउन में मिस्टेक करते हैं, प्रोनाउन में मिस्टेक करते हैं, तो आप उनको जिस तरीके से समझा सकते हैं या जिस तरीके से उनके पास चीज़ें हैं समझने के लिए, उसके बावजूद यदि यहाँ पर होता है एरर, तो फिर आपको लगता है कि पूरा चैप्टर ही फिर से शुरुआत से ही इसे बताया जाना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर मैं ये प्रायोरिटी इसलिए कि आप इसे समझ पाएँ, कि इसलिए कि आप इसे समझ पाएँ, कि इसलिए कि आप इसे समझ पाएँ कि इस एग्ज़ाम्पल से वास्तव में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दरअसल ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? आइए पहले देखते हैं। जहाँ प्रीपोज़िशन है वहाँ इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये आसान है, ये तो बेहद आसान है, चूँकि एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ाना है इसीलिए मैं आसान ही दूँगी और आसान देने के बाद मैं ज़रूर कहूँगी कि यहीं से आप अपने तरीके से लिखना शुरू करेंगे।
There is a book on the table. एक एग्जाम्पल है ये. He lives at Charbagh. Mr. Tom lived in Dhaka. The bird went away over my head. बहुत सारे बच्चे जिनको ये लिखने में प्रॉब्लम है. चलिए, अब यहाँ जो आपने पढ़ा या यदि लिखा है तो आप इसे मेरे साथ समझने के लिए भी तैयार हूं. इन अबव सेंटेंसेस यानी ऊपर के जो लाइंस हैं, एट, इन, ओवर, प्लेस्ड बिफोर, टेबल, चारबाग, ढाका, माई हेड, सारे नाउन हैं. सो इसीलिए ऑन, एट, इन, ओवर आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इसीलिए इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति. एंड पोजीशन मीन्स सिचुएशन. सो इट इज अल्फाबेटिकली मीन्स प्रीवियस सिचुएशन, यानी पहले की स्थिति जो थी वह क्या थी. देयर इज ए क्वेश्चन वेयर इट सिट्स, और एक सवाल भी है कि ये कहाँ बैठता है. इट सिट्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ होता है. तो हम इसे कहेंगे कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है. सो दीज रेड मार्क्ड अबव आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इसीलिए यहाँ जो रेड मार्क लगा हुआ है, रेड मार्क अबव का यहाँ पर पहले ले लीजिएगा. रेड मार्क में तो वो नाउन ही है सारा, लेकिन जो रेड मार्क के साथ लगा हुआ है ये सब नाउन है. ठीक है, चूंकि चारबाग यदि रेड मार्क है तो ये इसका मतलब कि एग्जाम्पल में आपको डिक्शनरी में ये चारबाग नहीं मिलेगा, ये एक नाम है. तो जितनी चीज़ें नाम में आती हैं उनको आप अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं खोज सकते हैं, लेकिन आप ये तो आसानी से समझ सकते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं वो नाउन और प्रोनाउन के ही साथ इनका प्रयोग होता है. इसीलिए बीट विथ स्टिक, ईट विथ अ स्पून, ये सारा चीज़ है कि हम विथ स्पून लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाउन हो गया. बीट विथ अ स्टिक, स्टिक मतलब हो गया नाउन. तो जब नाउन के पोजीशन प्रीपोजिशन का यदि स्थान देखना हो तो आप पूरे वर्ड में जरूर देख लीजिएगा कि ये कहाँ लगता सही हो. शी केप्ट द बुक ऑन, सही हो. शी केप्ट द बुक ऑन माई टेबल. ठीक है, शी केप्ट द बुक ऑन माई टेबल, तो माई आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो लगा है नाउन के लिए. तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कहें, ये सीधे हो सकता है शी केप्ट ए बुक ऑन द टेबल. चूंकि टेबल खास है इसीलिए यहाँ पर द लगा. तो जब नाउन होगा तो उसके पहले लगने वाली चीजें भी लगेंगी, जैसे कि आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव का कोई फॉर्म हो सकता है. तो ये सब चीजें नाउन के साथ चलती हैं. इसीलिए यहाँ पर आप इसका सिर्फ ये नहीं समझे कि ये सिर्फ नाउन के साथ लगेगा या सीधे प्रोनाउन होगा तब ये लगेगा, क्योंकि ये फ्लावर इन वाटर, फ्लावर इन वाटर, फ्लावर इन वाटर, है ना, उसने फूल को पानी में छोड़ दिया. रख, आप सोचेगा कि आर्टिकल क्यों नहीं लगा, या आप सोचेगा कि आर्टिकल क्यों नहीं लगा, या नाउन वाटर है उसी में लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा. तो नाउन के साथ लगने वाली जो जरूरी चीजें हैं जो नाउन के साथ लगती हैं, जैसे कि आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, ये सभी नाउन के साथ लगेंगे. तो एडजेक्टिव का कोई भी फॉर्म रहेगा लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा. इसे मैं ओरली इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप इसे सुने. ही लिव्स एट चारबाग, यहाँ पर एक जगह है. ठीक है, और यदि मैं यहाँ कहूं कि ही लिव्स एट न्यू चारबाग कॉलोनी, तो न्यू हो गया, जो चारबाग के साथ एक और एडजेक्टिव जुड़ गया.
ठीक है, वो चारबाग कॉलोनी लखनऊ है और वो वहाँ रहता है। ही लिव्स एट न्यू चारबाग कॉलोनी। तो यहाँ पर न्यू एक एडजेक्टिव हो गया। आई डोंट नो कि चारबाग के साथ वो कॉलोनी है भी या नहीं, लेकिन आप इस प्रयोग को समझें तो चारबाग वहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चारबाग लोकेलिटी, तो लोकेलिटी हो गया नाउन और चारबाग हो गया एडजेक्टिव। ये आप समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह कि ही लिव्स एट चारबाग लोकेलिटी, सॉरी इन लोकेलिटी, यहाँ पर तो इन हो जाएगा। ही लिव्स इन चारबाग लोकेलिटी, वो कहीं चारबाग एरिया में ही रहता है। ठीक है, अब आइए, शी लिव्स इन अ स्लम एरिया। तो स्लम हो गया एडजेक्टिव, जो तो उसके पहले एडजेक्टिव होगा। यदि काउंटेबल तो उसके पहले एडजेक्टिव होगा। यदि काउंटेबल तो उसके पहले एडजेक्टिव होगा। यदि काउंटेबल नर होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये इस नर होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये इस कारण कि आप जब भी लिखें तो इसका पानी में है। ठीक है, वह पानी में है। ठीक है, वह पानी में है। ठीक है, वह पानी में है। तो वाटर का ध्यान रखिएगा कि वाटर आपका काउंटेबल नहीं है, प्लस वाटर के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया गया है। यहाँ पर वाटर काउंटेबल नहीं है तो ना ए लगेगा ना ही एन लगेगा, कुछ भी नहीं लगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके का भी दिमाग रूप से हम बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वैसे डिटरमाइनर लगेंगे जिनको कि हम अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप इसका अंदाज़ा भी लगाएंगे तो ये बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये है आपका डेफिनेशन। रेड मार्क्ड अबव हटा दीजिएगा। रेड मार्क चूंकि आपका जो अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं होता है वो रेड मार्क्ड हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ जो डाला हुआ है ये सभी प्रीपोजिशन है। अब एक और चीज जिसको कि आप लिख लें, और इसको लिखने के लिए मैं आपको ये दे रही हूं, इसका एक ऑथेंटिक डेफिनेशन जरूर लिख लें। ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखने से आप इसको फिर समझ में, जो बात मैं कर रही हूं वही चीज आप लिख रहे हैं। ये चूंकि आपके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसी नस्फील्ड और रेन एंड मार्टिन जो आपके बेहद अच्छी किताबों में से है, उनका आप उदाहरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है, इसको सिर्फ समझना है। इसको लिखने के लिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि लिखना नहीं है। किस तरीके से उसको हम समझने के लिए, किस तरीके से उसको हम समझने के लिए, किस तरीके से उसको हम समझने के लिए दिख रहे हैं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी नाउन की तरह ही लगने वाले, मैंने जिसको कहा अभी वर्ड में कि टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड देयर बाय स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। ठीक है, ये नस्फील्ड का अपना डेफिनेशन है। दूसरे में आइए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन स्टैंड्स द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। किसी चीज का संबंध का कैसे है और कहाँ है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि देयर इज नो शुगर इन द टी, तो नो की शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो नो शुगर, नो की शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो नो शुगर नो हो गया। नाउन के साथ लगने वाला शुगर के साथ आप क्या लिखेंगे, या तो नो लिख रहे हैं या सम लिखेंगे या लिटिल लिखेंगे, चूंकि अनकाउंटेबल है। आइए, यहाँ पे टी भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर पहले लगाया हुआ है द। अब हम एक लाइन बता रहे हैं कि देयर इज नो शुगर इन द टी, तो इसका मतलब है कि देयर इज, तो आपको वाक्य में शुरुआत में जो लिखना है और आपको वहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। आपने लिखा है देयर इज नो शुगर, तो नो हो गया आपका डिटरमाइनर जो लगा है शुगर के साथ, है ना, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। अब आइए, बीच में रिलेशन बताना है कि चाय और चीनी का क्या संबंध है, तो आप बीच में डालते हैं इन। बीच में आपने लिखा है इन और उसके बाद आपने लिखा है द टी, यानी इस चाय में।
ये जो चाय इस कप में रखी हुई है इसमें चीनी नहीं है। तो आप असल में दोनों का एक रिलेशन ही बताते हैं, शुगर और टी का। ये आप ख्याल रखेंगे। अब उम्मीद है कि इसको पहले पढ़ना था। जो बातें मैंने कही वो सभी बातें आप समझ लीजिएगा कि जब नाउन होगा, इसे मैं रिपीट करूंगी तब तक जब तक कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए। जब भी आप आंसर करें तो नाउन के वर्ड के साथ जरूर जान लीजिएगा कि नाउन के साथ लगने वाला जो चीज है वो लगना ही लगना है। जब नहीं लगना होगा तो सीधे प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, अब सीधे प्रीपोजिशन लगेगा। ये बर्ड इन द स्काई, तो स्काई के साथ आपने द लगाया है, क्योंकि जितनी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी एक ही होती हैं उनके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, शिप बोट इन रिवर, तो रिवर आपका जो है वो आपका ए बोट इन द रिवर, तब बोट के साथ लगा ए बोट इन द रिवर, तब बोट के साथ लगा दिए ए आर्टिकल और रिवर के साथ लगा दिए द, तो ये तो चलेगा ही, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा प्रोनाउन के साथ भी होगा। ठीक है, प्रोनाउन में भी जो जरूरी होगा वहां पर आप लगाइएगा। ऐसे प्रोनाउन के पहले तो कुछ नहीं लगता, इसीलिए हम आई टॉक्ड टू हिम, यहाँ पर हिम के पहले कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन के पहले ये दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन के पहले कुछ भी एडजेक्टिव नहीं लगता है या फिर कोई ऐसा डिटरमाइनर नहीं लगता है। ये सारा चीज़ है नाउन के ही साथ। तो प्रोनाउन में तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आई टॉक्ड टू हिम, ये हो सकता है। तो यहाँ टू के बाद सीधे लग गया हिम। आइए ये अब जाने कि जो प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कितने, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना होगा। लिख लीजिए तो हो गया लिखा हुआ आपका। प्रीपोजिशन जो है वो 6 तरह के हो गए। आप जो प्रीपोजिशन जान रहे हैं, जिनको नाम से हम लोग अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं, ये सभी 6 तरह के हो गए। तो आपका जो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, ये सिर्फ नाम है। अभी आपका प्रीपोजिशन का जो आपके लेवल का डेफिनेशन है वही आपके सामने है। डबल प्रीपोजिशन ये क्या है हम लोग देखते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, participle preposition and phrase preposition and disguise preposition. इस
ऑर्डर में जिसको कि आपने लिखा है, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। इसे हम लोग अब अलग-अलग इसके थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पर आइए, जो पहला है यानी इन 6 तरीकों में से जो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, वहाँ पर आइए। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। हो गया? जो आपने लिखा है उसको आप समझ गए कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंपल वर्ड का, वहाँ पर आप सिर्फ एक वर्ड ही यूज़ करते हैं, जैसे कि एट है, इन है, ऑन है, बाय है, फ्रॉम है, विथ, फॉर, जो भी है वो सिंपल प्रीपोजिशन, यानी ये सिर्फ एक ही वर्ड से बना हुआ है। और नीचे में आइए, जो डबल प्रीपोजिशन है जो डबल प्रीपोजिशन करना है, जो डबल प्रीपोजिशन है, सॉरी, वो आइए यहाँ पर कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें आप बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। ये एक हो गया इनटू, ऑन टू, अप टू, विदिन, अपॉन, बिहाइंड, ये सभी जो हैं वो डबल प्रीपोजिशन, इनमें दो शब्द हैं। इन और टू को मिलाकर बना है इनटू, विथ और इन को मिलाकर बना है विदिन। इनके यूज तो अलग अलग हैं, लेकिन आप इसमें जरूर इसका ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग एक तरीके से जिसको समझ रहे हैं, इसमें यूज को समझने में जितनी आप अभी याद करना पड़े या आपको लिखना पड़े, लेकिन आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही सही इस्तेमाल होगा। अब इस दो के बाद जो तीसरा और नेक्स्ट है उसको भी आप लोग लिख लें। कंपाउंड प्रीपोजिशन,
हो गया? चलिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन जो आपके सामने है उसको आपने जो समझा वो क्या हो गया? सच काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं जनरली सिट्स बिफोर, इसको सिट्स लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, यूज जनरली यूज्ड बिफोर नाउन, इनको हम नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर भी आपका उसी में है। चलिए, तो इनका जो प्रयोग है जिसको कि हम लोग लिखे हैं यहाँ पर वाक्य में, आप बिफोर को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ प्रीपोजिशन जनरली यूज्ड बिफोर नाउन, इसको नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल करते हैं एंड एडवर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन है यानी इनकी जो संरचना है वो कैसे होती है? बी यानी इसके द्वारा, बी के द्वारा, और ऑन, है ना, दोनों ही आपका लगेगा। तो ऐसे वाक्यों में ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस प्रकार का कि ये बने ऐसा ही। अब ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जैसे यहाँ पर लग गया एबव, ठीक है, एबव एक प्रीपोजिशन है, अक्रॉस यानी इसके पार, बिफोर, बिटवीन, बियॉन्ड, ठीक है, बाइगॉन, सभी वहां पर एक तरह कहें कि कंपाउंड प्रीपोजिशन के ही फॉर्म हैं। अब आइए नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो है वो सम पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन, कई बार पार्टिसिपल का भी यूज जो होता है वो प्रीपोजिशन के ही तरह में, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन चीज़ों को खास तौर पे इसका ख्याल जरूर रखा जाता है। दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इनको हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के ही नाम से जानते हैं। अब क्यों पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है? तो ये नेचुरली आप देखेंगे कि जो वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म होता है जिसमें कि आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं वो भी इस तरीके से लगाया जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसको कि हम लोग इस तरह का प्रयोग करने के लिए इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, कंसीडरिंग हिज ओल्ड एज, उसके ओल्ड एज का ध्यान रखते हुए ही वॉज अलाउड टू गो, उसको जाने की अनुमति दी गई। तो यहां पर कंसीडरिंग जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म में है, ठीक है, कंसीडरिंग हिज ओल्ड एज ही वॉज अलाउड टू गो। अब एक तरह से कहें कि इसको समझने के लिए यदि हम इसको हटाएं और हम लिखें कि इन हिज ओल्ड एज, ठीक है, इन हिज ओल्ड एज, या फिर इसे फ्रेजल में डाल दें तो हम लिखेंगे ड्यू टू हिज ओल्ड एज। तो जब भी किसी चीज को हम रिप्लेस करेंगे तो उसी मॉडल से वो रिप्लेस होगा। यदि आप कंसीडरिंग को हटाएं तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू हिज ओल्ड एज, ठीक है। तो जो ड्यू टू है वह क्या हो गया? वह आपका हो गया एक तरह से प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ आइए कि आपने ड्यू टू को रिप्लेस किया कंसीडरिंग से, तो कंसीडरिंग को क्या मानेंगे कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है ये। तो कंसीडरिंग हिज ओल्ड एज ही वॉज अलाउड टू गो, उसे जाने दिया गया, ठीक है। अब आई नो मच रिगार्डिंग हिज कैरियर, आई नो मच रिगार्डिंग हिज कैरियर, आप रिगार्डिंग को हटा दीजिए तो आप इसकी जगह एक सिंपल प्रीपोजिशन को ही यूज कीजिए। वो सिंपल प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? आई नो मच अबाउट हिज कैरियर, आई नो मच अबाउट हिज कैरियर। अब ये जो अबाउट है ये सिंपल प्रीपोजिशन था, आपने इसकी जगह एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो आप इसका जरूर खास ख्याल करें कि इस तरह की बातें जब होंगी और आपको यदि ये नहीं आता है तो आप वहां पर सिंपल प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं आता है वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि अब आपसे ज्यादा अपने आप को एनरिच करने की स्थिति में, ज्यादा अपने आप को एनरिच करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो यहाँ जो लास्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा? अबाउट लगाइएगा। लेकिन ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जब होगा तो आप इन शब्दों का प्रयोग बेहतर ढंग से जान सकते हैं।
अब यहाँ पर जो ड्यूरिंग है, रेस्पेक्टिंग है, आईएनजी लगा हुआ प्रीपोजिशन में जो डालते हैं, नेचुरली ऑल द प्रीपोजिशन में जो डालते हैं, नेचुरली ऑल द प्रीपोजिशन में जो डालते हैं, नेचुरली ऑल दीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंपल हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था कि आप अब जिस क्लास में हैं उसमें आपके पास लैंग्वेज के बैरियर से अब आपको उसमें आप लैंग्वेज का बैरियर में अब आपको ये ग्रामेटिकल ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। और इस कारण कई बार सुनते हुए हम यदि पार्सिंग करें यानी पार्ट में बांट दें पूरे स्टेटमेंट को, तो हमें लगता है कि तब ये क्या था, हर चीज़ का डेफिनेशन होगा। तो इनफैक्ट हम लोग जितनी चीज़ें जानते हैं उसको तो हम लोग बता देते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या जो भी है। लेकिन जब इस तरह से आए कि वो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप समझें कि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप समझें कि यहाँ ऊपर वाली लाइन में आइए, इसको समझना होगा बच्चों। तो आइए, एज वहाँ पर नाउन है, एज वहाँ पर नाउन है ऊपर वाली लाइन में, जो एग्जाम्पल है पार्टिसिप प्रीपोजिशन का, एज वहां पे नाउन है और ओल्ड उसका एडजेक्टिव है। किसका ओल्ड एज? तो हिज, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज ओल्ड एज, और इसके पहले लगा हुआ है एक और वर्ड। ठीक है, तो आपने बिगिन किया है तो आप लगा सकते हैं इन हिज ओल्ड एज। ठीक है, अब आप ड्यूरिंग हटाइए, सॉरी कंसीडरिंग हटाइए और वहां पर लगा दीजिएगा इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के दिनों में ही वॉज अलाउड टू गो। अब आया समझ में? इसीलिए जब डिफरेंट पेपर्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो वैरायटी है ये आपकी समझ में भी आने लगेगी। अब नेक्स्ट है, इसको आपने जो बनाया वो आप लिख चुके होंगे और अब ये भी लिख लीजिए। ये पांचों तरीके के हो गए। लिखा गया सबका? चलिए इसको जाने। When phrase is used, जब फ्रेज प्रीपोजिशन, इसको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें इस जो फ्रेज प्रीपोजिशन लिखा हुआ है इसको आप लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है जिसमें कि प्रीपोजिशन भी होगा, नाउन भी होगा, ये आपका हो सकता है, या एडजेक्टिव भी होगा। अब आइए,
प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो इस्तेमाल है वो आपके एक काइंड ऑफ प्रीपोजिशन में, चूंकि अब आप सब तरह से इस्तेमाल करने वाले शब्दों को लिखिएगा, सभी तरह के शब्द सेंटेंसेस आप बनाइएगा। तो एग्जाम्पल है, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, दो प्रीपोजिशन है यहाँ पर, एक है इन और एक है ऑफ, और दोनों के बाद बीच में लगा हुआ है फ्रंट। माने है कि मेरे घर के सामने एक मेरे स्कूल के सामने एक गार्डन है। तो आप दरअसल यदि आप उसका प्लेस डिसाइड करें, यदि घर के अंदर स्कूल के अंदर है, तो आप वहां पर सिंपल प्रीपोजिशन लगाइएगा, लिखेंगे कि देयर इज ए गार्डन इन माय स्कूल। नेचुरली आप यही ना लिखिएगा कि देयर इज ए गार्डन इन माय स्कूल, ये हो सकता है, लेकिन अब उसका प्लेस जो है वो अलग हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि ये प्लेस कहाँ है, आपके स्कूल के सीधे सीधे सामने में। ठीक है, अब आप इन माई लोकेलिटी भी नहीं, लेकिन आपको ये बताना है, एक लोकेशन बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं कि मेरे घर के ठीक सामने, मेरे घर के ठीक बगल में, मेरे घर के ठीक उत्तर की तरफ। तो हम लोग ऐसे वाक्यों में सिंपल प्रीपोजिशन से काम नहीं चला सकते हैं, वहां पे हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करना ही होगा। अब आइए, वाक्य है देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर, यहाँ पर ए छूट गया है, गार्डन के पहले ए होगा, ये ए छूट गया, इसको लिख लीजिएगा। देयर इज ए गार्डन, गार्डन के पहले ए लगा लीजिए, गार्डन के पहले ब्यूटीफुल लगा लीजिए, कुछ भी लगाइए, चूंकि आप अब सब लगा सकते हैं। आप ब्यूटीफुल ना लगाएं, लिखें रोज, देयर इज ए रोज गार्डन, मेरे घर के सामने गुलाबों का बगीचा है। इसीलिए आप स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, स्पेशियस या एवरग्रीन कुछ भी लगा सकते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मेक योर सेंटेंस क्लियर एंड करेक्ट। चलिए, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के सीधे यानी सामने में एक गार्डन है। ठीक है, अब गार्डन में आपने लगाया कि ब्यूटीफुल है कि रोज है कि क्या है, जिस तरह का गार्डन आपको लगाना है लगा दीजिए, आप पाइएगा कि आप ये बना रहे हैं, इसका यूज भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ रिचेस, पहले ही प्रीपोजिशन लग गया है, पहले ही प्रीपोजिशन लग गया है, जो वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, जहां पर इन प्रीपोजिशन सिंपल का है, ऑफ भी सिंपल का है, लेकिन इसके बीच में एक स्पाइट लगा हुआ है, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी इसके बावजूद, ही इन स्पाइट ऑफ रिचेस यानी अमीरी के बावजूद, धन संपत्ति के बावजूद, ही इज अनहैप्पी, वह नाखुश है। तो ये लैंग्वेज जो है वह आपका जरूर आपके द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, आप इसे जरूर लिखें। उसके बाद ही टुक इंग्लिश इन ल्यू ऑफ उर्दू या इन प्लेस ऑफ उर्दू, उसने अंग्रेजी के बदले उर्दू के बदले अंग्रेजी लिया। यहाँ इस चीज का इस्तेमाल आप जानें। दूसरा है नंबर 6 में है डिस्गाइज प्रीपोजिशन। डिस्गाइज का मतलब होता है जिसको नहीं देखा जा सके या जिसका वो रूप जो है वो छिपा रहता है। ये आसान है, जब आपने लिखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ किस तरह का यूज ये होगा। व्हेन ए प्रीपोजिशन यूज ब्रीफली और यूज्ड इनविजिबल, जैसे कि उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और अनमेंशनेबल यानी उसका कोई जिक्र भी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड डिस्गाइज प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इज 7 o'clock, 7 o'clock, तो यहाँ ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ, यानी घड़ी की जो 12 सुइयां है, 12 क्या, घड़ी की 24 सुइयों में से ले लीजिए, तभी ये आता है ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 24 घंटे के हिसाब से चलती है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो होगा या ऑफिशियल जो शेड्यूल होता है, जो टाइमिंग जो होती है, उनमें इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि किसी के दफ्तर खुलने का, स्कूल स्टार्ट होने का, या प्लेन टेक ऑफ करने का, या ट्रेन के स्टार्ट होने का। तो यहाँ पर जो ओ है, दिस इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफ है ना, ये ऑफ का ही एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ही वेंट हंटिंग।
ही वेंट हंटिंग, वो शिकार पर गया। लेकिन यहाँ जब बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं वो शिकार पर गया, ठीक है। अब ही वेंट हंटिंग, यहाँ पर यदि हम इसे डालें तो हंटिंग आपका नाउन है और वेंट आपका वर्ब है। तो हंटिंग के पहले कोई तो एक चीज होगी, जिस पहले कोई तो एक प्रीपोजिशन जोड़ते, पहले कोई तो एक प्रीपोजिशन जोड़ते, पहले कोई तो एक प्रीपोजिशन जोड़ते हैं जिनमें प्रीपोजिशन बीच का मिसिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ जो हंटिंग है इसके पहले ए हंटिंग, सॉरी ही वेंट ए हंटिंग, यहाँ पर बीच में जो मिसिंग है वो लिखते हैं ही वेंट ऑन, लिखते हैं ही वेंट ऑन, लिखते हैं ही वेंट ऑन हंटिंग, वो शिकार पर गया। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले समय में आप इसको लेकर जितना प्रयोग कीजिएगा उसमें सबका इस्तेमाल होगा और एकदम सही होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे विद डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल आपको दिया है। अब आइए सिंपल डेफिनेशन के साथ, सिंपल प्रीपोजिशन के साथ जो एग्जाम्पल है जिनका सही सही इस्तेमाल होना चाहिए और कैसे, आइए देखें, और इसको लिखना भी होगा। चलिए लिखिए तो इसको, यूज ऑफ एट, सिंपल प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में जो सावधानी है उसको आप इस तरह लिखें। छोटी जगहों पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहला का जो एग्जाम्पल है, बिफोर द स्मॉल और शॉर्ट प्लेसेस, यानी जो छोटी जगहें हैं यानी जो स्मॉल प्लेसेस, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करें, यहाँ पर स्मॉल प्लेसेस करें, कि हम लोग छोटी जगहों पे या फिर ऐसे कम समय के अंतराल के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है आई गो टू प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर आई गो टू प्ले ग्राउंड और हमारा जो समय है वो कितने समय के लिए है, एट 5:30, है ना। ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर हम लगाते हैं एट। एट ऐसे कहते हैं फिक्स, जब एकदम पर्टिकुलरली वो फिक्स हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। खैर आइए, आई गो टू प्ले ग्राउंड एट 5:30, आई गो फॉर वॉकिंग एट 6 in the morning, तो यहाँ पर पक्का हो गया कि ये बिल्कुल 6 बजे ही मैं जाता हूँ या जाती हूँ। यहाँ एट का प्रयोग अक्सर जब कीजिएगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये ऑलमोस्ट फिक्स टाइमिंग होता है और इसका डिजिटल डिस्क्रिप्शन जो है वही ज़्यादा इसके साथ लगता है। जहाँ पर देखेंगे कि 5:30 जब होगा 10:30 9 o'clock, तो वहाँ पर पहले ही आप समझ लीजिएगा कि एट का ही इस्तेमाल होगा। ये एक अच्छी सी बात और जानकारी वाली बात है। दूसरा है बिफोर द फिक्स टाइम, जब टाइम एकदम ही फिक्स हो, एकदम प्लेन के टेक ऑफ करने का टाइम फिक्स होता है, ट्रेन के डिपार्चर करने का टाइम फिक्स होता है, ऑफिस स्कूल कॉलेज खोलने का टाइम जो है वो फिक्स होता है। अब आइए, ही वॉज बॉर्न एट 5:30, जिस वक्त उसका जन्म हुआ घड़ी में 5:30 बज रहे थे। AM PM नहीं लिखा, AM PM आपकी मर्जी, वो तो आपको समझना है, खाली प्रीपोजिशन, ठीक है।
अब जिस वक्त जो घटना होती है उसमें इस फिक्स्ड टाइम का बड़ा रोल होता है कि कितने बजे कौन कहाँ कैसे गया। तो जितना वो जितने भी आप देखेंगे कि जो सर्च होता है या जो जिनके बारे में पुलिस छानबीन करती है वो एट तक ही पहुंचती है। इतने बजे गेट बंद हुआ, इतने बजे उसका कैमरा ऑन हुआ, इतने बजे उसने दरवाज़ा बंद किया, इतने बजे उसने खाना खाया, इतने बजे उसने कॉल रिसीव किया। इसीलिए जब आप कॉल का डिटेल जानेंगे तो वो सीधे एट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो फिक्स टाइम में बच्चों क्या हो गया, एट। तीसरा है यूज फॉर पोजीशन एंड गोल, है ना। पोजीशन और गोल दोनों के लिए आपको एट का यूज करना है। जैसे हम लगाएं कि ही वर्क्स एट द मार्केट, है ना, वो क्या करता है, मार्केट के लिए काम करता है। ही वर्क्स एट द मार्केट, यानी जो मार्केट यहाँ पर पर्टिकुलर मार्केट है उसी में यह रहता है। एंड एट रेस्ट उसका पोजीशन हुआ, ही इज एट रेस्ट, वह अभी आराम की स्थिति में है। ये पोजीशन हो गई, गोल हो गया उसका, जो टारगेट है, जो काम है। पर आए कि एट जो है वो हमारा एक, पर आए कि एट जो है वो हमारा एक, पर आए कि एट जो है वो हमारा एक कैफे कॉफी डे है। तो कैफे कॉफी डे कहाँ का पे कॉफी डे है, तो कैफे कॉफी डे कहाँ का पे कॉफी डे है, तो कैफे कॉफी डे कहाँ का, ये हो गया एट। तो हम लेट अस हैव सम कॉफी, तो कॉफी का मतलब कहीं भी कॉफी पी सकते हैं, लेकिन यदि हम कहें एट सीसीडी तो इसका मतलब हो गया कैफे कॉफी डे में आप कॉफी पीने जा रहे हैं। तो वहां पर आपका जो पर्पस है, एक्सप्रेशन है, वो सीसीडी के लिए है और इसे आप जाहिर करते हैं एट से। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर यूज फॉर टारगेट, जैसे लुक, वेव, फ्राउन, पॉइंट, है ना। एग्जाम्पल है वाई आर यू लुकिंग एट हर लाइक दैट, है ना, आप तुम उसकी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं, है ना। वाई आर यू पॉइंटिंग एट दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग, आप इसी पर्टिकुलर चीज की ओर क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। He is frowning at his daughter, वह अपनी लड़की के ऊपर त्योरियां चढ़ा रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जहां पर आप लगाते हैं लुक एट, फ्रॉन एट, वेव एट, पॉइंट एट। इसीलिए ये चारों जो आपके वर्ब हैं वो भी साइड में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आइए और भी जो है इसकी सीरीज में एट का वो लिख लें हम। इसको आपको लिखना है, लिखें तो उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ही।
हो गया? चलिए, एक और है इसमें, इसको भी लिख लीजिए जल्दी जल्दी। वेरी हटा दीजिएगा 10 के बाद से, जो वी वेरी यूज है। वी यूज एट बिफोर द नेम ऑफ ए बिल्डिंग, वेरी हटा दीजिएगा, मिसप्रिंट है। वेरी ऊपर से सिर्फ हटा दीजिएगा, बाकी सब चीज़ जो है आपने लिखा है वो सही है। चलिए बच्चों, समय आपका जितना था ये कंटिन्यू है, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आप इसका अध्ययन भी कीजिएगा, ठीक है? मेरे बहुत सारा आशीर्वाद है आपके साथ, बहुत सारा प्यार, ठीक है बच्चों? सब अच्छा करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।